अच्छा जी, तो अब जो है चैप्टर 24 स्किन का सेकंड लास्ट टॉपिक रह गया है, ब्लिस्टरिंग या बुलस डिसऑर्डर। इसमें हम पेम्फिगस या वल्गैरिस एंड फोलेशिया जो टाइप्स हैं दोनों डिस्कस करेंगे, बुलस पेम्फिगोइड और डर्माटाइटस हर्पेटिफॉर्मिस। तो सबसे पहले ब्लिस्टरिंग या बुलस डिसऑर्डर। देखिए, ऑल दो वेजिकल्स और बुला हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिनको हम ब्लिस्टर्स कहते हैं कलेक्टिवली। ये किसी सेकेंडरी फिनोमिना की तरह हो सकते हैं, किसी भी सेवरल अनरिलेटेड कंडीशन के सेकेंडरीली होते हैं ये, ठीक है, स्किन पे, जैसे हर्पीस वायरस इन्फेक्शन में होते हैं, स्पंजियोटिक डर्माटाइटिस में। तो यहाँ पे जो है ना ग्रुप है उन डिसऑर्डर्स का जिनमें ब्लिस्टर्स प्राइमरी होंगे, पहले सेकेंडरीली नहीं हो रहे, प्राइमरीली ब्लिस्टर्स होंगे, और मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर यही होता है। तो ब्लिस्टरिंग जो है इस तरह की डिजीज़ में वो स्पेसिफिक लेवल्स पे होती है विद इन द स्किन, और मॉर्फोलॉजिक इनकी जो डिस्टिंग्विशन है वो बहुत ही क्रिटिकल होती है इनकी डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, कि हम इनको मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट कंसीडर करें। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे फिगर है 24.8 में लेवल्स ऑफ ब्लिस्टर फॉर्मेशन सारे गिवन है, ठीक है। यहाँ पे सारे लेवल्स हैं ब्लिस्टर फॉर्मेशन के। सबसे पहला जो है यहाँ पे सब कॉर्नियल, यानी कि जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है उसके नीचे जो है ये दिखाया गया है सब कॉर्नियल ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो गई है, जिस तरह हमें ये पेम्फिगस फुलेशियस जो टाइप होती है ना उसमें ये मिलता है, ठीक है। दूसरी ये टाइप है सुपरा बेजल, यानी बेजल लेयर के ऊपर, तो ये पेम्फिगस वल्गैरिस टाइप्स में हमें सुपरा बेजल वेजिकल फॉर्मेशन मिलती है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन। और थर्ड टाइप है सब एपिडर्मल, जिसमें सब एपिडर्मली जो है, देखें, जिस तरह बुलस पेम्फिगोइड में या डर्मेटाइटस हर्पेटिफॉर्मिस जो होती है उसमें हमें सब एपिडर्मल ब्लिस्टर फॉर्मेशन मिलती है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट जो है इसकी होगी फॉर्मेशन। तो ये मॉर्फोलॉजिक डिस्टिंक्शन जो है ना बहुत ज़रूरी होती है डायग्नोसिस के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले पेम्फिगस वल्गैरिस एंड फोलिएशियस। पेम्फिगस होता क्या है, याद रखिएगा, ये एक अनकॉमन ऑटो इम्यून ब्लिस्टरिंग वाला डिसऑर्डर है जिसमें ब्लिस्टर्स बनते हैं, ऑटो इम्यून है और इतना कॉमन नहीं है। रिजल्ट करता है जब जो है हमारा नॉर्मल इंटरसेलुलर, जो सेल्स के दरमियान का इंटरसेलुलर जो अटैचमेंट है नॉर्मल, वो लॉस हो जाएगी विद इन द एपिडर्मिस उसमें भी, और स्क्वामस म्यूकोजल एपिथेलियम के अंदर, ठीक है। एपिडर्मिस और स्क्वामस म्यूकोजल एपिथेलियम में भी वो नॉर्मल इंटरसेलुलर अटैचमेंट्स जो हैं वो लॉस हो रही हैं, तो उसकी वजह से फिर ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है ऑटो इम्यून। तो इसमें 3 मेजर वेरिएंट्स होते हैं इसके पेम्फिगस के। एक पेम्फिगस वल्गैरिस, बहुत ही कॉमन टाइप होती है ये, दूसरी पेम्फिगस फोलिएशियस, और तीसरी है पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस। लास्ट वाली जो पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस है वो इंटरनल किसी मेलिग्नेंसी के साथ एसोसिएटेड होता है, तो वो यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पैथोजेनेसिस को थोड़ा सा समझिए कि पेम्फिगस वल्गैरिस और पेम्फिगस फिलिएशियस जो होती हैं ये ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ हैं, जो एंटीबॉडी मीडिएटेड टाइप 2 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, जो एंटीबॉडी मीडिएटेड है, उसकी वजह से होगा, ठीक है। ये हम चैप्टर 5 में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पैथोजेनिक जो एंटीबॉडीज़ होंगी ना वो आईजीजी होती हैं, ठीक है। आईजीजी ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो जाके हमारे ही इंटरसेलुलर जो डेस्मोसोमल प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ बाइंड करेंगी, जैसे डेस्मोग्लेन टाइप 1 एंड 3 के साथ अपनी ही, ठीक है। ये कहाँ पे होती हैं प्रोटीन्स, स्किन में भी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में भी, उनके साथ अटैक करेंगे उन पे। तो एंटीबॉडीज़ डिसरप्ट कर देंगी इंटरसेलुलर अडहेसिव वाला फंक्शन डेस्मोसोम्स का, और इंटरसेलुलर प्रोटीएजेस को भी एक्टिवेट करनी है, याद रखिएगा, ठीक है। एज वेल प्रोटीएस भी एक्टिवेट होंगे। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेस्मोग्लेन प्रोटीन्स की हमारे एपिडर्मिस के अंदर, जहाँ जहाँ पे डेस्मोग्लेन प्रोटीन्स है, डिस्ट्रीब्यूशन इसकी वो डिटरमाइन करती है लोकेशन ऑफ लेजन को, उसी जगह पे लेजन होगी। बाय द डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टडी, लेजनल जो साइट्स होंगी वो हमें कैरेक्टरिस्टिक फिश नेट लाइक पैटर्न शो करेगी, फिश की नेट की तरह, ठीक है, इंटरसेलुलर आईजीजी डिपॉजिट्स का। तो यहाँ फिगर में देखें 24.9 में दिखाया गया डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में फाइंडिंग में पेम्फिगस दिखाया गया है। तो यहाँ ए फिगर में जो है ना पेम्फिगस वल्गैरिस है, इसमें नोट करें यूनिफॉर्म डिपोजिशन हो गई है इम्यूनोग्लोबुलिन की, जो एरिया ग्रीन है वो शो कर रहा है अलोंग केराटिनोसाइट सेल मेम्ब्रेन। ये कैरेक्टरिस्टिक फिश नेट पैटर्न है, ठीक है, फिश नेट की तरह। यहाँ पे बी फिगर में पेम्फिगस फोलिएशियस है, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन की डिपॉजिट जो है सिर्फ कन्फाइंड है सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस में, ठीक है। सिर्फ एपिडर्मिस की सुपरफिशियल लेयर में जो है फोलिएशियस वाली टाइप में हमें इम्यूनोग्लोबुलिन के डिपॉजिट मिलेंगे। तो उसके बाद जो है कह रहा है कि पैथोजेनेसिस में, कि जिस तरह बाकी ऑटो इम्यून डिजीज़ में होता है तो पेम्फिगस भी जो है पार्टिकुलर HLA अलील्स के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी पे आ जाएं, जो पेम्फिगस वल्गैरिस वाली टाइप है वो दोनों को इन्वॉल्व करती है, उसमें स्किन भी इन्वॉल्व होगी, म्यूकोजा भी, स्पेशली स्कैल्प का, स्किन, फेस की, एक्जिला, ग्रोइन, ट्रंक और पॉइंट्स ऑफ प्रेशर जहाँ पे है हमारी बॉडी में,
वो इन्वॉल्व होते हैं वल्गैरिस से। लेजन याद रखिएगा सुपरफिशियल सी होंगी, फ्लैसिड वेजिकल्स होंगी या बुली होंगे जो कि रप्चर कर जाएंगे ईजीली, आसानी से वो रप्चर हो सकते हैं। पीछे जो है डीप किस्म का ऑफन बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव किस्म की इरोजन रह जाएगी जो कि कवर हो गई होगी सीरम क्रस्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ देखें ए फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है पेम्फिगस वल्गैरिस जो कि एक इरोजन हो गई है लेग पे जो अराइज कर रही है फ्रॉम द कॉलिसिस ऑफ द ग्रुप ऑफ अनरूफ्ड ब्लिस्टर्स। देखिए अनरूफ्ड ब्लिस्टर्स की जो कॉलिसिस है उसकी वजह से ये अराइज कर रहा है ये इरोजन। दूसरी जो टाइप होती है पेम्फिगस फोलिएशियस, ये याद रखिएगा रेयर होती है, माइल्ड फॉर्म है पेम्फिगस की, और इसमें भी बुल्ली बनेंगे जो कि ज़्यादातर कन्फाइन रहते हैं स्किन की तरफ, ठीक है, जिसमें सिर्फ ओनली इनफ्रीक्वेंट इन्वॉल्वमेंट हमें मिलती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। उसमें तो दोनों में हो रही थी ना, यहाँ पे इनफ्रीक्वेंट म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होगी। ब्लिस्टर्स जो है इस डिसऑर्डर में वो सुपरफिशियली होते हैं, जिस तरह यानी कि वो लिमिटेड जोन्स ऑफ एरिदमा होगा इसमें, और क्रस्टिंग हो जाएगी रप्चर्ड ब्लिस्टर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे 24.11 ए फिगर जो है इसमें ये दिखाया गया पेम्फिगस फोलिएशियस। देखिए एक टिपिकल ब्लिस्टर है जिसमें जो ज़्यादा सुपरफिशियल है बनस्पत पेम्फिगस वल्गैरिस के, वो डीप था वल्गैरिस वाला यहाँ पे देखिए, और नेक्रोटिक सा एरिया जो है पीछे रह गया है, नेक्रोटिक का या एक्सटेंसिव इरोजन का यानी एरिया रह गया, जबकि यहाँ पे वो जो है पेम्फिगस जो फोलिएशियस है ये ज़्यादा सुपरफिशियल होगा, ठीक है। तो देन कह रहा है कि मॉर्फोलॉजी में हमारे पास जो कॉमन हिस्टोलॉजिक डिनोमिनेटर होता है ऑल फॉर्म्स ऑफ पेम्फिगस में, वो डिनोमिनेटर है एक्केंथोलाइसिस, यानी जो इंटरसेल्युलर सेल्स के दरमियान जो एडहेसिव जंक्शंस हैं उनका लाइसिस हो रहा है, उनका ब्रेकडाउन हो रहा है बिटवीन द नेबरिंग स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। तो उसके नतीजे में राउंड अप ऑफ डिटैच्ड सेल्स हमें मिलेगा, ठीक है, सेल्स जो है डिटैच हो गए। अब ये सारी में हमें मिल रहा है, उसको हम कह रहे हैं एक्केंथोलाइसिस। पेम्फिगस वल्गैरिस वाली जो यहाँ पे टाइप पड़ी सबसे पहले देखी थी, उसमें एक्केंथोलाइसिस सिलेक्टिवली इन्वॉल्व करती है लेयर ऑफ सेल्स को इमीडिएटली अबव द बेजल सेल लेयर, ठीक है, जो बेजल सेल लेयर होती है बिल्कुल उसी की इमीडिएटली अबव जो है वो अफेक्ट करेगी पेम्फिगस वल्गैरिस में। यहाँ पे जो है बिल्कुल इमीडिएटली अबव एक्केंथोलाइसिस होगी, ठीक है। तो उससे जो है हमें एक सुपरा बेजल एक्केंथोलाइटिक ब्लिस्टर मिलेगा, सुपरा बेजल, बेजल लेयर के ऊपर है एक्केंथोलाइटिक ब्लिस्टर बनेगा, किसमें, पेम्फिगस वल्गैरिस में। तो यहाँ जो बी फिगर है इसमें दिखाया गया है कि पेम्फिगस वल्गैरिस में देखिए सुपरा बेजल इंट्रा एपिडर्मल, ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर ही है लेकिन सुपरा बेजल है, एपिडर्मल ब्लिस्टर है जिसमें हमें राउंडेड और डिसोसिएटेड यानी एक्केंथोलाइटिक कैरेटिनोसाइट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, प्लेंटीफुल हैं, जो कि यहाँ पे इंसेट में भी शोन है। ये सारे कैरेटिनोसाइट्स हैं जो डिसोसिएट हो गए हैं, एक्केंथोलाइट हो गए हैं। देन कह रहा है मॉर्फोलॉजी में कि पेम्फिगस फोलिएशियस वाली टाइप की अगर हम बात करें तो उसमें जो एक्केंथोलाइसिस होगी वो ज़्यादा सिलेक्टिवली इन्वॉल्व करेगी सुपरफिशियल एपिडर्मिस को, ठीक है, एट द लेवल ऑफ स्ट्रेटम ग्रेनिलोसम, याद रखिएगा फोलिएशियस में स्ट्रेटम ग्रेनिलोसम वाले लेवल पे होगी एक्केंथोलाइसिस। तो इस बी फिगर में देखिए यहाँ पे दिखाया गया पेम्फिगस फोलिएशियस माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस से कैरेक्टरिस्टिक हमें सब कॉर्नियल ब्लिस्टर मिल रहा है, ज़्यादातर सुपरफिशियल लेयर को इन्वॉल्व कर रहा है, कौन सी, स्ट्रेटम ग्रेनिलोसम, याद रखिएगा। देन है मॉर्फोलॉजी में वेरिएबल सुपरफिशियल डर्मल इन्फिल्ट्रेट, डर्मिस के अंदर भी जो है वो लिम्फोसाइट्स के बने होंगे, मैक्रोफेजेस, यूजिनोफिल्स, ये भी अकम्पनी करते हैं सारी फॉर्म्स ऑफ पेम्फिगस को, ठीक है, इन्फिल्ट्रेट मिलेगा। अब आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो पेम्फिगस आपने याद रखना है जो वल्गैरिस वाली टाइप है पेम्फिगस वल्गैरिस, वो रेयर डिसऑर्डर है, मोस्ट कॉमनली जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उनमें होता है और मोस्ट ऑफन जो है वुमेंस में होगा बनस्पत मैन के। लेजन बहुत पेनफुल होती है पार्टिकुलरली जब वो रप्चर हो जाए। फ्रीक्वेंटली आपने याद रखना है सेकेंडरी इन्फेक्शंस के ये डेवलप करती हैं। मोस्ट अफेक्टेड पेशेंट है ना उनको ओरोफेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट भी होती है, ओरोफेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट किसी भी पॉइंट पे इन देयर कोर्स। मेन स्टे अब इस ट्रीटमेंट का क्या होगा हमें कि हमें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देनी होती है, कभी कभार पूरी ज़िंदगी देनी होगी पेम्फिगस में। मेडिकेशन जो है वो इंड्यूस करवा सकती है पेम्फिगस को, मोर ऑफन पेम्फिगस फोलिएशियस मेडिकेशंस का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, उसकी वजह से डेवलप हो सकता है बनस्बत पेम्फिगस वल्गैरिस के। फोलिएशियस वाली ज़्यादातर होती है ड्रग्स की वजह से। और इसके अलावा एक अनयूजुअल इंडेमिक फॉर्म होती है पेम्फिगस फोलिएशियस की साउथ अमेरिका में, जिसको हम कहते हैं फोगो सेल्वेजम, ठीक है, फोगो सेल्वेजम, ये भी एक इसकी इंडेमिक फॉर्म है जो कि प्यूटेटिवली एसोसिएटेड होती है बाइट ऑफ ब्लैक फ्लाई, जो ब्लैक फ्लाई होती है जब वो बाइट करती है उसकी वजह से ये पेम्फिगस होता है, ठीक हो गया। अब आ जाता है अगला टॉपिक हमारे पास बुल्लस पेम्फिगोइड।
ये भी एक और डिस्टिंक्टिव एक्वायर्ड ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर ही है जिसमें ऑटो इम्यून बेसिस होती है, ठीक है। ये भी ब्लिस्टरिंग वाला ये एक्वायर्ड डिसऑर्डर है। पैथोजन से इस तरह की ब्लिस्टरिंग जो अब इस बुल्लस पेम्फिगोइड में होती है ना, वो भी ट्रिगर होगी जब लीनियरली डिपोजिशन हो जाए ऑटो रिएक्टिव आईजीजी एंटीबॉडीज़ की और कॉम्प्लीमेंट की, कहाँ पे, एपिडर्मल बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर लीनियरली अगर वो डिपॉजिट करेंगे तो उसकी वजह से जो है ये ट्रिगर होगा, ठीक है। बुल्लस पेम्फिगोइड में ब्लिस्टरिंग ट्रिगर होगी। तो यहाँ जो ए फिगर है इसमें दिखाया गया है बुल्लस पेम्फिगोइड, देखें डिपोजिशन हो गई है आईजीजी एंटीबॉडी की इस इम्यूनोफ्लोरेसेंस में। देखें ये हमें डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस के थ्रू डिटेक्ट हुआ है, आईजीजी जो है डिपॉजिट हो गया है सब एपिडर्मल बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। तो एपिडर्मिस जो है वो हमें लेफ्ट साइड ऑफ द फ्लोरोसेंट बैंड के यहाँ पे मिल रही है। याद रखिएगा रिएक्टिविटी भी हो सकती है बेसमेंट मेम्ब्रेन अटैचमेंट प्लैक्स के साथ, यानी हेमीडेस्मोसोम्स जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में अटैच है ना प्लैक्स, उनके उनके अंदर जो है उन प्लैक्स में रिएक्टिविटी हो सकती है, जहाँ पे मोस्ट जो बुल्लस पेम्फिगोइड एंटीजन है मोस्टली जो कॉमनली टाइप 17 आपने याद रखना है, मोस्ट कॉमनली जो है टाइप 17 कोलेजन जो है यहाँ पे लोकेटेड होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि हेमीडेस्मोसोम्स जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन को अटैच करके रखते हैं, ठीक है, ये प्लैक्स होते हैं अटैचमेंट प्लैक जिसको नॉर्मली अटैच करके रखते हैं, तो उनके अंदर रिएक्टिविटी हो जाती है, जबकि मोस्ट जो बुल्लस पेम्फिगोइड के एंटीजन है वो यहीं पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली टाइप 17 कोलेजन जो है वो यहाँ पे लोकेटेड होता है। अब प्रोटीन्स जो है ना ये रिकॉग्नाइज होंगे बाय द ऑटो एंटीबॉडीज़ जिनमें जो है स्ट्रक्चरल रोल होता है इन द डर्मो एपिडर्मल अडेजन। आईजीजी एंटीबॉडीज़ याद रखिएगा हेमीडेस्मोसोम के साथ कंपोनेंट करेगी, फिक्स कॉम्प्लीमेंट बनाएगी और टिश्यू इंजरी करवा देगी, ठीक है, बाय रिक्रूटिंग द न्यूट्रोफिल्स और यूजिनोफिल्स को वहाँ ले आएगा। तो बुल्लस पेम्फिगोइड और जो पेम्फिगस वल्गैरिस जो हमने ऊपर डिस्कस किया वो थस जो है सिमिलर पैथोजेनिक मैकेनिज्म रखती है, लेकिन डिफरेंस उनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का और उनके कोर्स का, क्योंकि वेरिएशन हमें मिलती है इनके लोकेशन पे भी और टारगेट एंटीजन जो है वो भी डिफरेंट है। यहाँ पे हेमीडेस्मोसोम्स होते हैं बुल्लस पेम्फिगोइड में, जबकि पेम्फिगस वल्गैरिस वगैरह जो हमने पढ़े वहाँ सिर्फ डेस्मोसोम्स थे। बेसल एपिथेलियल लेयर को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ ये हेमीडेस्मोसोम अटैच करके रखते हैं, स्टड लाइक अपीयरेंस के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो अफेक्ट हो रहे हैं। अब मॉर्फोलॉजी देखिए बुल्लस पेम्फिगोइड में याद रखिएगा कि ये टेंस सब एपिडर्मल बुल्ली के साथ एसोसिएटेड होगा, सब एपिडर्मल सा टेंस किस्म का बुल्ली होगा जो कि क्लियर फ्लूइड के साथ फिल हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिगर है इसमें बी फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है ग्रॉस अपीयरेंस है इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेंस फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स की, ठीक है। ग्रॉसली हमें इस तरह का ये नज़र आएगा बुल्लस पेम्फिगोइड। तो इसके अलावा मॉर्फोलॉजी में जो ओवरलाइंग इसके ऊपर जो एपिडर्मिस है वो कैरेक्टरिस्टिकली उसमें हमें एक्केंथोलाइसिस नहीं मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्केंथोलाइसिस नहीं हो रही। अर्ली जो लेजन है वो हमें वेरिएबल नंबर के यूजिनोफिल्स भी शो करेंगे डर्मल एपिडर्मल जंक्शन पे, न्यूट्रोफिल्स भी होंगे ओकेजनली, सुपरफिशियल डर्मल इडीमा होगा और साथ में बेजल जो सेल लेयर है ना उसमें वैक्यूलाइजेशन भी होगी, ठीक है। अब जो वैक्यूलेटेड जो बेजल वाली जो सेल लेयर है जिसमें वैक्यूलाइजेशन हो रही है, इवेंचुअली वो राइज देती है फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स को। ये फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर उसी बेजल सेल लेयर की वजह से हो रहे हैं। तो सी फिगर में देखिए ये इसमें दिखाया गया है सब एपिडर्मल वेसिकल बन गई है विथ एन यूजिनोफिलिक रिच इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट के साथ, ठीक है। तो ये बेजल सेल लेयर से अराइज करता है। अब ब्लिस्टर की जो रूफ होगी वो याद रखिएगा फुल थिकनेस की एपिडर्मिस की बनी है और उसमें जो है वो इंटैक्ट इंटरसेलुलर जंक्शन बिल्कुल इंटैक्ट है, सही सलामत है, और यही की डिस्टिंक्शन होती है ब्लिस्टर्स की सीन इन द पेम्फिगस। यानी यहाँ पे हमें जो है बुल्लस पेम्फिगोइड में जो ब्लिस्टर मिल रहे हैं उसके ऊपर जो है ब्लिस्टर के ऊपर जो जो रूफ है उसकी वो बनी हुई है फुल थिकनेस की एपिडर्मिस के साथ, ठीक है, और उसके इंटरसेलुलर जंक्शंस भी बिल्कुल इंटैक्ट हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे आ जाए तो लेजन्स जो है बुल्लस पेम्फिगोइड की वो याद रखिएगा आसानी से रप्चर रेडिली नहीं करती, जिस तरह हमने पेम्फिगस में डिस्कस किया वो इजीली रप्चर करती है, ये बुल्लस वाली आसानी से नहीं करेंगी। अगर अनकॉम्प्लिकेट हो जाए बाय इन्फेक्शन तो हील होंगी विदाउट स्कारिंग, इसमें स्कारिंग भी नहीं होती। डिजीज़ ज़्यादातर रेमिटिंग और रिलैप्सिंग हो सकती है और टॉपिकल या सिस्टेमिक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट अगर देंगे तो उसको रिस्पॉन्स करेगी। जेस्टेशनल पेम्फिगोइड भी होता है, इसको हम हर्पीस जेस्टेशनिस कहते हैं, ये एक मिसनोमर है, ठीक है। क्यों मिसनोमर है? सिंस केस में हमें कोई भी वायरल एटियोलॉजी नहीं मिलती और ये क्लिनिकली एक डिस्टिंक्ट सब टाइप है जो अपीयर होती है अचानक से ड्यूरिंग द सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ये अपीयर करती है, सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर।
ठीक है। तो इसमें हर्पीस मिसनोमर है, कोई भी वायरल नहीं है, बस सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में अपीयर होती है। इसको जेस्टेशनल पेम्फिगोइड भी कहते हैं या हर्पीस जेस्टेशनस। तो ये भी जो है ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है, जो बुल्लस पेम्फिगोइड एंटीजन के अगेंस्ट बनती हैं ऑटो एंटीबॉडीज़। जेस्टेशनल पेम्फिगोइड टिपिकली चाइल्ड बर्थ के बाद खुद ही रिजॉल्व कर जाता है, लेकिन फिर दोबारा रिकर कर सकता है सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में। ठीक है, अगर दूसरी नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो उसमें भी हो सकता है दोबारा। देन आता है हमारा अगला टॉपिक डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। ठीक है, तो ये भी एक बुल्लस या ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस भी एक ऑटो इम्यून वाला ही ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर है। साथ में ये एसोसिएट होगा, याद रखिएगा, ग्लूटेन की सेंसिटिविटी के साथ, जो कैरेक्टराइज हुआ है कि पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली प्रूराइटिक ग्रुप्ड वेजिकल्स होंगे और पेप्यूल्स बनेंगे। ठीक है, खारिश भी होगी, वेजिकल्स बनेंगी, पेप्यूल। डिजीज़ ज़्यादातर प्रीडोमिनेटली मेल्स को अफेक्ट करती है। थर्ड या फोर्थ डिकेड ऑफ लाइफ में तकरीबन 80% जो केसेस है वो सीलियक डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं। कन्वर्सली सिर्फ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पेशेंट जिनको सीलियक डिजीज़ होती है उनको ये डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन के साथ भी है ना हाइपर सेंसिटिविटी। तो सीलियक डिजीज़ की तरह ये डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्म्स ग्लूटेन फ्री डाइट अगर हम देंगे तो रिस्पॉन्ड करेगी। तो पैथोजेनेसिस किस तरह है, इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है सीलियक डिजीज़ के साथ, तो यही इसकी पैथोजेनेसिस में क्लू प्रोवाइड करता है। जेनेटिकली जो प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल है ना, उनको IgA एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी डाइट्री ग्लूटेन के अगेंस्ट। IgA, ठीक है, डाइट्री ग्लूटेन के अगेंस्ट। ग्लूटेन जो कि व्हीट प्रोटीन ग्लाइडेन से ही ड्राइव होता है। एज वेल एज IgA ऑटो एंटीबॉडीज़ जाके उसी के एंडोमाइजियम के साथ और टिश्यू जो ट्रांसग्लूटामिनेजेस होते हैं, जिसमें हमारा एपिडर्मल ट्रांसग्लूटामिनेज आ जाता है, जो हमारे केराटिनोसाइट्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो इस केराटिनोसाइट के एपिडर्मल ट्रांसग्लूटामिनेज के साथ और एंडोमाइजियम के साथ जो है, यही हमारी ही IgA जो एंटीबॉडीज़ बनी है जाके क्रॉस रिएक्ट करेंगी। ठीक हो गया। तो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में जो स्किन होती है वो हमें शो करेगी डिसकंटिन्यूस ग्रैन्युलर डिपॉजिट ऑफ IgA। डिसकंटिन्यूस होंगे और ग्रैन्युलर से डिपॉजिट होंगे IgA के, जो कि सिलेक्टिवली लोकलाइज्ड होंगे टिप्स ऑफ द डर्मल पेपिला में। यहाँ ए फिगर में देखें तो ये दिखाया गया है। डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस में ये कैरेक्टरिस्टिक हमें सिलेक्टिव डिपोजिशन मिल रही है IgA एंटीबॉडी की टिप ऑफ द डर्मल पेपिला पे। ठीक है, डिपॉजिट हो गया है। रिजल्टेंट जो इंजरी है और इन्फ्लामेशन वो एक सब एपिडर्मल ब्लिस्टर प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, केराटिनोसाइट की ट्रांसग्लूटामिनेज के अगेंस्ट हो रही है ना IgA की रिएक्शन, तो फिर वहाँ पे इंजरी होगी, इन्फ्लामेशन होगी और एक सब एपिडर्मल ब्लिस्टर बन जाएगा, तभी ये हम ब्लिस्टर डिसऑर्डर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, इस तरह के ब्लिस्टर्स अपीयर होंगे। आगे देखेंगे मॉर्फोलॉजी में इस तरह की जो लेजन है डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस की, वो आपने याद रखना है बायलेटरली होंगी। ठीक है, दोनों साइड्स पे होती हैं और सिस्टेमिक होंगी, ग्रुप्ड होती हैं, प्रेफरेंशियली इन्वॉल्व करती हैं जो एक्सटेंसिव सरफेस हैं एल्बो का, नी, अपर बैक और बटक्स। तो इस बी फिगर में देखिए दिखाया गया है यहाँ पे कि लेजन्स जो है कंसिस्ट कर रही हैं इंटैक्ट और इरोडेड, यूजुअली स्क्रैच्ड एरिथमेटस ब्लिस्टर्स हैं, ऑफन ग्रुप हुए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं एल्बो पे और आर्म्स पे ग्रुप हुए हुए हैं ये। ठीक है, तो इसके अलावा जो है इनिशियली जो न्यूट्रोफिल्स हैं ना वो एक्यूमुलेट कर जाएंगे सिलेक्टिवली, जो डर्मल पेपिला की टिप्स होती है ना, जिस तरह इम्यूनोफ्लोरेसेंस में भी है, तो उसके टिप्स पे हमारे पास न्यूट्रोफिल्स एक्यूमुलेट करेंगे और एक छोटी छोटी सी स्मॉल माइक्रो एब्सेसेस ये बना देंगे। सी फिगर में देखिए ये दिखाया गया है कि किस तरह से ब्लिस्टर जो है एसोसिएटेड है बेजल सेल लेयर की इंजरी के साथ। इनिशियली ये एक्यूमुलेशन करवा रहा है न्यूट्रोफिल्स की और माइक्रो एब्सेसेस बन रहे हैं टिप्स ऑफ द डर्मल पेपिला पे, छोटी छोटी एब्सेस बन गई है। ठीक है, तो बेजल सेल जो ओवरलाई कर रहे हैं इस माइक्रो एब्सेस को, देखिए माइक्रो एब्सेस है, उसको जो ओवरलाई कर रहे होंगे ना बेजल सेल, वो हमें वैक्यूलाइजेशन शो करेंगे और फोकल डर्मो एपिडर्मल सेपरेशन हो जाएगी, जो अल्टीमेटली फिर कॉलिसिस करके एक ट्रू सब एपिडर्मल ब्लिस्टर बना देगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है इसके ऊपर जो बेजल सेल इसको ओवरलाई कर रही है एब्सेस को, वहाँ पे हमें वैक्यूलाइजेशन मिल रही है। ठीक है, वैक्यूलाइजेशन हो रही है और फोकल डर्मो एपिडर्मल सेपरेशन भी हो गई है डर्मिस की और एपिडर्मिस की, तो ये फिर एक सब एपिडर्मल ब्लिस्टर बना देंगे कॉलिसिस करके। ठीक है, आपस में मिलके बड़ा होके। दैट्स इट, समरी देखें, हमने सारे ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स डिस्कस किए। हमने कहा कि ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स को उनके लेवल ऑफ एपिडर्मिस कितनी अफेक्ट हुई है उस हिसाब से क्लासीफाई किया गया है। इस तरह के जो डिसऑर्डर है ना ये ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से होती है, जो स्पेसिफिक होती है हमारे एपिथेलियल या बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के अगेंस्ट। वो क्या करवाएंगी, अनमूरिंग ऑफ द केराटिनोसाइड यानी एक्केंथोलाइसिस करवाती हैं। ठीक है, तो पेम्फिगस हमने पढ़ी कि IgG ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है वेरियस इंटरसेलुलर डेस्मोग्लेन्स के, तो ये पार्ट होता है डेस्मोजोम का हमारा इंटरसेलुलर डेस्मोग्लेन।
उनके अगेंस्ट IgG एंटीबॉडीज बनेंगी। उसके नतीजे में बुल्ली बनेगा, जो या तो सब कॉर्नियल होगा जो पेम्फिगस फोलिएशियस में हो रहा था, या सब सुप्राबेसिलर होगा जो पेम्फिगस वल्गैरिस में था। फिर हमने बुलिस पेम्फिगोइड पढ़ा, ये भी IgG ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन के अगेंस्ट बनती हैं, जिसमें हमने हेमीडेस्मोसोम के बारे में पढ़ा, उसके अगेंस्ट बनेंगी और ये एक सब एपिडर्मल ब्लिस्टर बना देंगे। लास्ट में हमने डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस कहा कि ये IgA ऑटो एंटीबॉडी के साथ एसोसिएटेड, वो G थी, A है। ये क्यों बनी है? ट्रांस ग्लूटामिनेज के अगेंस्ट बनी है, ठीक है। और ये भी कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें भी सब एपिडर्मल एक ब्लिस्टर बन जाता है। दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का। अब जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है स्किन का 24 का, जो कि है ट्यूमर्स ऑफ द स्किन। इसमें हम डिस्कस करेंगे बिनाइन और प्री मैलिग्नेंट एपिथेलियल लेशंस, मैलिग्नेंट एपिडर्मल ट्यूमर्स और मेलानोसाइटिक प्रोलिफरेशंस। सबसे पहले ट्यूमर्स ऑफ द स्किन। देखिए, बिनाइन और प्री मैलिग्नेंट जो एपिथेलियल लेशंस हैं, ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। बिनाइन वाली एपिथेलियल जो नियोप्लाज्म है, एपिथेलियल स्किन के पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत कॉमन है बिनाइन वाले। प्रोबेबली ये हमारे स्टेम सेल्स जो है ना, जो एपिडर्मिस के अंदर स्टेम सेल रिजाइड कर रहे हैं, उन्हीं से ये बिनाइन एपिथेलियल नियोप्लाज्म अराइज करते हैं, और इसके अलावा हेयर फॉलिकल्स से। तो इस तरह के ट्यूमर जो है लिमिटेड साइज़ में ग्रो करेंगे, लिमिटेड साइज़ में, और जनरली इनमें कोई भी मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। सबसे पहला है सेबोरिक केराटोसिस। फिगर भी देखिए इसमें बहुत अच्छे से बने हुए फिगर। सेबोरिक केराटोसिस जो है बहुत ही कॉमन पिगमेंटेड एपिडर्मल ट्यूमर होता है, पिगमेंटेड होता है, ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली जो मिडिल एज के या ओल्डर इंडिविजुअल हैं उनमें होता है। तो ये स्पॉन्टेनियसली अराइज करते हैं, पार्टिकुलरली ये ट्रंक पे होते हैं, ठीक है, ट्रंक पे। और इसके अलावा आल्दो एक्सट्रीमिटीज़ पे भी हो सकते हैं, हेड एंड नेक में भी हो सकते हैं, साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है। तो इसके अलावा याद रखिएगा कि सेबोरिक केराटोसिस जो है कॉज क्यों हुई है? एक्वायर्ड एक्टिवेटिंग म्यूटेशन हो जाती है, न्यूप्लाज्म है ना, तो म्यूटेशन एक्टिवेटिंग वाली होगी, याद रखिएगा। इसमें किस में हो रही है? ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग पाथवेज में एक्टिवेटिंग म्यूटेशन। तो सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन के इस तरह के जो ट्यूमर हैं उनमें हमें एक्टिवेटिंग म्यूटेशन मिलती है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 के अंदर, ठीक है। इसमें एक्टिवेटिंग म्यूटेशन होगी जो पोजेस करती है टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी, जो स्टिमुलेट करेगा रास को और PI3 के AKT पाथवे को, उसको स्टिमुलेट करेगा। जबकि बाकी जो है उनमें हमें कुछ में जो है एक्टिवेटिंग म्यूटेशन मिलेगी डाउन स्ट्रीम पाथवे कंपोनेंट में, जैसे कि रास एंड PI3K में। तो एक्सेप्ट फॉर द कॉस्मेटिक कंसर्न, इस तरह के जो सेबोरिक केराटोसिस है ये ज़्यादातर लिटिल क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, बस कॉस्मेटिकली जो है इंपॉर्टेंट है। तो हाउएवर रेयर जो है पेशेंट्स में हंड्रेड्स ऑफ लेशंस जो है वो अपीयर करेंगी सडनली, अचानक से, हंड्रेड्स ऑफ, और पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम की तरह। इसको हम कहते हैं साइन ऑफ लेसर प्रीलैप, जिसमें ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम की तरह जो है अपीयर करेंगी अचानक से हंड्रेड्स ऑफ लेशंस। तो पेशेंट जो इस तरह के प्रेजेंटेशन में वो हार्बर करेंगे कि उनको कोई इंटरनल मैलिग्नेंसी होगी। मोस्ट कॉमनली GIT का कार्सिनोमा होता है, जो कि ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करेगा और एपिडर्मल प्रोलिफरेशन को जो है वो स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी पे आ जाए। इस तरह का जो सेबोरिक केराटोसिस होती हैं ये राउंड होंगे, देखिए फिगर में भी है, राउंड से एक्सोफाइटिक कॉइन की तरह के प्लैक्स हैं जो कि वेरी करेंगे अपने डायमीटर में, फ्यू मिलीमीटर से लेकर सेंटीमीटर, और इनमें याद रखिएगा स्टक ऑन अपीयरेंस है, ठीक है। यहाँ पे इंसेट में देखिए ये छोटा सा ये दिखाया गया है स्किन में, ये सेबोरिक केराटोसिस है जिसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक रफ एंड ब्राउन वैक्सी लेजन नज़र आ रही है, जो कि स्टक ऑन हो गई है स्किन के अंदर, ठीक है, स्किन में चिपक सी गई है एक किस्म से। हमने देखा कि ये टैन ब्राउन कलर की है और इनको वेलवेटी या ग्रेन्युलर अपीयरिंग सरफेस होता है। ओकेजनली इनका डार्क कलर जो है वो सजेस्टिव है मेलानोमा का, तो इसलिए हमें इसको सर्जिकली रिमूव करना होता है। माइक्रोस्कोपी की इसकी बात करें तो ये सेबोरिक केराटोसिस जो है वो मोनोटोनस शीट ऑफ स्मॉल सेल्स के बने होंगे, एक जैसी सेल्स की शीट होंगी, स्मॉल स्मॉल, जो बेजल सेल ऑफ द नॉर्मल एपिडर्मिस में जैसे बेजल सेल लेते हैं ना, उसी तरह को रिजेंबल करेंगे। तो इसकी माइक्रोस्कोपी देखें, यहाँ पे दिखाया गया है सेबोरिक केराटोसिस की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। हमें ऑर्डरली प्रोलिफरेशन मिल रही है यूनिफॉर्म बेजलॉइड कैरेटिनोसाइट्स की, जो टेंड कर रहे हैं टू फॉर्म द कैरेटिन माइक्रोसिस्ट, और इन्हीं से ये कैरेटिन की माइक्रोसिस्ट बन रही है जिनको हम हॉर्न सिस्ट कहते हैं। माइक्रोस्कोपी में देखिए वेरिएबल मेलेनिन की पिगमेंटेशन भी मौजूद होगी इस तरह के बेजलॉइड सेल्स में, और ये काउंट करता है ब्राउन कलरेशन जो हमें ग्रॉसली नज़र आ रहा है इस मेलेनिन पिगमेंट की वजह से, ठीक है, जो बेजलॉइड सेल्स में है। हाइपर केराटोसिस जो है वो सरफेस पे होगी, याद रखिएगा, और छोटे से कैरेटिन फील्ड सिस्ट हमें नज़र आएंगी, मिलेंगी, जिनको हॉर्न सिस्ट कह रहे हैं। और डाउन ग्रोथ होगी कैरेटिन की मेन ट्यूमर मास के अंदर, तो उसको हम सूडो हॉर्न सिस्ट कहेंगे। ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है।
ठीक है। तो सेबोरिक केराटोसिस के बाद नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिनिक केराटोसिस। देखिए एक्टिनिक केराटोसिस जो है ये एक प्री मेलिग्नेंट लेशन होगी जो कॉज हुई है यूवी इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज की वजह से। यूवी रेडिएशन की वजह से डीएनए का डैमेज हो गया, जो साथ में एसोसिएटेड होगा म्यूटेशन आ गई है TP53 में और या बाकी जीन्स में। तो ये फ्रीक्वेंटली जो है ना म्यूटेटेड होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन में। ठीक है, उनमें भी हमें TP53 और डीएनए डैमेज वगैरह मिलता है, डैमेज हो जाता है यूवी रेस की वजह से। उसी तरह यहाँ पे भी हमें एक्टिनिक केराटोसिस में भी सेम मिल रहा है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की तरह। अब क्योंकि इस तरह की लीजन जो है वो क्रोनिक एक्सपोजर की वजह से होती हैं, ठीक है, जब क्रोनिक एक्सपोजर सनलाइट की वजह से हो तो ये लेजन हो जाती है। तो ये साथ में हाइपर केराटोसिस के साथ भी एसोसिएटेड होंगी, जिनको हम एक्टिनिक यानी सन रिलेटेड केराटोसिस कह रहे हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ प्रोग्रेशन इसका कि ये आगे जाके स्क्वामस सेल कार्सिनोमा करवा दे वो स्मॉल रेट होता है इसमें, तकरीबन 0.1 से लेकर 2.6% पर ईयर। मोस्टली ये छोटे हो जाएंगे, रिग्रेस कर जाएंगे, कुछ जो है स्टेबल भी रह सकते हैं। तो इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, इस तरह के एक्टिनिक केराटोसिस 1 सेंटीमीटर से कम डायमीटर के होते हैं, ज़्यादातर टैन ब्राउन होंगे या फिर ये रेड कलर के भी हो सकते हैं, रफ़ होंगे, सैंड पेपर की तरह के रफ़ हैं बिल्कुल, जिस तरह सैंड पेपर होता है जब हम इनको टच करके देखेंगे। ठीक है, तो फिगर अगर हम देखें 24.15 ए फिगर में जो है हमारे पास शोन है एक्टिनिक केराटोसिस। ठीक है, यहाँ पे देखें ये एक रेड कलर का रफन्ड सैंड पेपर की तरह की लेजन है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्केल जो है उसकी वजह से हमें मिलता है। स्केल्स प्रेजेंट है चीक पे भी और नोज़ पे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी की बात करें तो माइक्रोस्कोपी के लिए जो लोअर पोर्शन होता है ना एपिडर्मिस का, नीचे वाला लोअर पोर्शन एपिडर्मिस का, उसमें हमें साइटोलॉजी का ए टाइप या मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक्टिनिक केराटोसिस में। और ये ओफन हाइपरप्लेजिया ऑफ द बेजल सेल के साथ भी एसोसिएटेड हो गया है, इसमें साथ में बेजल सेल का भी हाइपरप्लेजिया हो रहा है। तो इस बी फिगर में देखिए यहाँ पे बेजल सेल लेयर का ए टाइप या दिखाया गया है। ठीक है, यानी डिस्प्लेजिया हो गया है विद इन द एपिथेलियल बर्ड्स एसोसिएटेड विथ मार्क्ड, बहुत ज़्यादा हाइपर केराटोसिस भी हो रही है, पैरा केराटोसिस हो रही है और डर्मल सोलार एलास्टोसिस, यानी यहाँ ये एस्टेरिस्क जो है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे डर्मल सोलार एलास्टोसिस हो गई। ये सन की वजह से होता है जिसमें जो है इलास्टिक टिश्यू जो है ना वो डीजेनरेट हो जाता है, लॉस हो जाता है, इसको कहते हैं डर्मल सोलार एलास्टोसिस। ठीक है, इसके अलावा मॉर्फोलॉजी में हमें क्या मिलेगा इसमें एक्टिनिक केराटोसिस में, एक्टिनिक केराटोसिस में जो है साथ में हमें एट्रोफी भी मिल सकती है और डिफ्यूज़ थिनिंग हो जाएगी, पतली हो जाएगी एपिडर्मल सरफेस। तो डर्मिस की जब बात करेंगे तो उसमें हमें मोटे मोटे से थिकन्ड ब्लू ग्रे कलर के इलास्टिक फाइबर्स नज़र आएंगे, जिसको हमने कहा सोलर इलास्टोसिस कह रहे हैं हम। ये असल में क्रोनिक सन डैमेज की वजह से ये हो जाते हैं, मोटे हो जाएंगे, थिकन्ड होंगे ब्लू ग्रे इलास्टिक फाइबर। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो भी थिकन हो रही है और एबनॉर्मल हमें रिटेंशन न्यूक्लिया शो करी जिसको